हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। सो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजंस हमने पढ़े हैं, फैक्टर्स विच लीड्स टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आज हम कुछ ऐसे मेथड्स की बात करेंगे जहां पर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकेंगे, और दूसरा कुछ ऐसी चीज़ें जहां पर पॉपुलेशन का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, सिर्फ इतना डिस्कस करना काफ़ी नहीं है। हमें ये समझना होगा कि ये जो रैपिड इंक्रीज है पॉपुलेशन का, ये कहाँ कहाँ पर प्रेशर डाल रहा है। तो इसमें सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ये जो पूरा प्रेशर है ना पॉपुलेशन इंक्रीज का, ये आ रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर। कुछ ऐसे रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट हैं, तो फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्स है। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको ह्यूमंस यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, राइट? सो एनी सब्सटेंस, एनर्जी और ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर वेलफेयर, राइट? तो ये जो सारा प्रेशर है ना, ये आ चुका है अब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर। कौन कौन से हैं? खाने पर है, ठीक है? तो खाना जो है प्लांट्स पे है बेसिकली, तो प्लांट्स तो भी कम हो रहे हैं, खाना कम हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। देन वाटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट? दिस इज व्हाट वी स्टडीड। देन लैंड पे, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम हो रहा है, अब हमें जगह चाहिए इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, अब हमें जगह चाहिए बड़ी बड़ी मार्केट्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड हमें ज़्यादा चाहिए। तो लैंड पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है। और एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डे बाय डे जो वेस्ट जनरेशन है ना, वो भी तो बढ़ रहा है। इन इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकल रहा है उसको भी तो कहीं डंप करना है, घरों से जो वेस्ट निकल रहा है वो भी कहीं डंप होगा। तो ये जो सारा प्रेशर है ये लैंड पर आ जाता है। देन नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि फॉरेस्ट कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ही सेक्रीफाइस हो रहे हैं इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द नेक्स्ट इज एनर्जी एंड मिनरल्स। सो लेट अस टॉक अबाउट ऑल दीज वन बाय वन। तो सबसे पहला है फूड। फूड हम क्यों कमा रहे हैं? ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, वो जॉब कर रहे हैं। व्हाट इज द बेसिक नीड टू डू दैट जॉब? क्यों कर रहे हैं? व्हाई दे आर वर्किंग, राइट? तो सबको अपना पेट पालना है, सबको भूख लगती है और भूख किसी से भी सहन नहीं होती है। सो फूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ ह्यूमंस। तो जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं ना, तो ये जो लोगों का बढ़ना है ना, ये ज्योमेट्रिकल है, राइट? तो ज्योमेट्रिकल मतलब 1 से हुए 2, 2 से हुए 4, 4 से हुए 6, 4 से हुए 8 और फिर से डबल हो गए, सो 8 से हुए 16, ठीक है? तो ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो बढ़ रहे हैं, दैट इज हैपनिंग ज्योमेट्रिकली। लेकिन जो हमारा फूड है, तो फूड जो है दैट इज इंक्रीजिंग बट अरिथमेटिकली, ठीक है? तो ये सब आपकी मैथ्स वाली टर्म्स हैं। तो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, और जो फूड का इंक्रीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मतलब वो 1 है, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 और 4। सो दिस इज अरिथमेटिक। तो यहाँ पर अगर हम फूड की ग्रोथ देखें और यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है? तो जो फूड है ना वो धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है। ऑल्दो हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, बहुत सारे मार्केट्स खुल गई हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, अलग अलग तरह का वेराइटी ऑफ फूड हो गया है, लेकिन फिर भी ये जो फूड है ना ये बहुत कम है इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए।
राइट। तो अब यहाँ पर पानी हमने बोला कि कितना सारा जो हमारा अर्थ पर जो स्पेस है ना, दैट इज कवर्ड विद वाटर, बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट इन सी and oceans, and this water is salty, and since it is salty it is not fit for drinking. ठीक है, so what do we all need? We all need fresh water. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्रेश वाटर, जो कहाँ मिलेगा? जो रिवर्स में मिलेगा, पॉन्ड्स में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा। ठीक है, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन जर्म फ्री वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि जो वाटर बॉडीज भी है ना वो भी पॉल्यूट हो रही हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर क्लीन और जर्म फ्री वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम हो चुकी है। सो इट इज बिकमिंग स्कार्स ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, सो दिस रिसोर्स इज ऑल्सो गेटिंग डिप्लीटेड। तो यहाँ पर भी इस नेचुरल रिसोर्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है। अब आता है लैंड। तो लैंड, जितना भी हमारा स्पेस है, जो हमारी ज़मीन है अर्थ पर, तो उसमें से ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड है ना वो कल्टीवेशन के लिए चाहिए। हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है, हमें एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा चाहिए। सो मोर लैंड इज़ अंडर कल्टीवेशन, सो मोर लैंड इज़ फॉर बिल्डिंग्स, मोर लैंड फॉर रेजिडेंशियल कॉलोनीज, देन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। तो हर इस चीज़ के लिए, मतलब आप देखो यहाँ पर हमने फॉरेस्ट की तो बिल्कुल भी बात नहीं की कि हमें ज़मीन चाहिए फॉरेस्ट के लिए। वी डिड नॉट टॉक अबाउट फॉरेस्ट। हमने क्या बात की? हमने बात की कि एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, हमें कल्टीवेशन के लिए चाहिए, हमें रोड्स बनाने के लिए चाहिए, हमें घर बनाने के लिए जगह चाहिए, हमें इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जगह चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो लैंड है ना वो ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ हो रही है। देन द थर्ड इज़ द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट, फोर्थ वन, द फोर्थ नेचुरल रिसोर्स इज़ फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। क्यों? वैसे देखा जाए तो फॉरेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट है तभी टिम्बर है, तभी फायरवुड है, तभी रेजन्स हमें मिल रहे हैं, तभी मेडिसिन्स मिल रही हैं और तभी वुड पल्प मिल रहा है। तो हर चीज़, घर बनाना है, मेडिसिन्स चाहिए, आपको किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको सीमेंट बनाना है, हर चीज़ में हमें क्या चाहिए? हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत है। अब देखो ये वाला जो ज़रूरत है, अगर हम इससे हटें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें फॉरेस्ट देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। दैट इज द लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा। व्हाट इज रेस्पिरेशन? इन सिंपल वर्ड्स, रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो जो आपने खाना खाया है, अब आपने खाना खा लिया और आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? तो इस खाने से एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी। टू रिलीज दैट एनर्जी फ्रॉम फूड वी नीड ऑक्सीजन। और वो कहाँ से मिल रही है? वो हमें पेड़ों से मिल रही है जिन्हें हम बिना सोचे समझे काट रहे हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट सेशन वी टॉक्ड अबाउट अमेजॉन फॉरेस्ट। तो अमेजॉन फॉरेस्ट आर सेड टू बी द लंग्स ऑफ द अर्थ। लेकिन ये जो अमेजॉन फॉरेस्ट है ना, इनको भी काफ़ी एरिया क्लियर किया गया है। एंड इवन फॉरेस्ट फायर भी हमने रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा सुना है। तो उसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट्स डैमेज हो रहे हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो फॉरेस्ट है ना, ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए उनका एक घर है। तो अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो उनका घर भी नहीं रहेगा। ठीक है। सो नाउ दीज फॉरेस्ट दे ब्रिंग रेन एंड दे प्रिवेंट फ्लड्स। अब देखो जो रेन है वो कैसे आएगी? प्लांट्स क्या करेंगे? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर थ्रू देयर सॉइल। ये जो पानी है ये जाइलम वेसल से ऊपर की तरफ जाता है। जितना पानी एक प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज़ वेरी लेस। अराउंड 1 to 2% जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। और उसके सिवा जितना भी पानी है वो ट्रांसपिरेशन से इन ट्रीज के स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। मतलब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास लीव्स होते हैं और लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बुलाते हैं। तो बाकी सारा पानी इन स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। सो इसे मतलब अराउंड 98 to 99% पानी जो है ना वो प्लांट्स एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू
प्लांट से बाहर जा रहा है। अब ये जब ये वाटर वेपर की फॉर्म में पानी बाहर जाता है ना, तो इट गेट अकामुलेटेड इन एटमॉस्फेयर। धीरे धीरे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं और इन्हीं क्लाउड से आती है बारिश। तो यहाँ पर अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रेन भी नहीं होगी। मेजर रीज़न है रेन का, मतलब जो मेजर चीज़ है जो बारिश कराने में हेल्प करती है, दोज आर द ट्रीज, दोज आर द फॉरेस्ट्स। ठीक है, अब जब यहाँ पर फॉरेस्ट हैं तो यहाँ पर जो मिट्टी भी है ना वो भी ऐसे एकदम बंधी हुई रहेगी। ठीक है, तो अगर पानी थोड़ा प्रेशर से भी आ जाता है तो भी मिट्टी अपनी जगह पर रहेगी, क्योंकि ट्रीज की रूट्स ने मिट्टी को काफ़ी टाइटली पकड़ कर रखा है। तो यहाँ पर फ्लड वाली सिचुएशन जो है ना वो भी कम हो जाती है। Clear? Then they stabilize the climatic conditions by absorbing carbon dioxide. So we know this one term, that is global warming. So ये भी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। जैसे एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक मेजर कंसर्न है, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी आज एक बहुत मेजर कंसर्न है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होनी चाहिए दैट इज़ 0.03, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, तो प्लांट्स ही नहीं हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। यू रिमेंबर फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट से पानी लेते हैं, और दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर हमें खाना बना देते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। सो दिस इज कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो दैट इज CO2 प्लस वाटर। ठीक है, सो इट विल मेक फूड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तभी एटमॉस्फेयर से कम होगी, तभी इसकी फिक्सेशन होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स होंगे। अगर प्लांट्स होंगे ही नहीं, ठीक है, अगर ट्रीज हैं ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिक्स करेगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में जाएगी। हवा में जाएगी तो उससे जो एनवायरनमेंट, जो हमारा क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, वो अर्थ का टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस टेम्परेचर के बढ़ने से ही हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ का जो एरिया है दैट इज़ गेटिंग कवर्ड विद वाटर। ठीक है, तो बात समझ आई? ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड। फॉरेस्ट का कटना, रेन का कम होना, फ्लड्स का आना, वाटर जो वाटर वाला एरिया है जैसे सी और ओशन बढ़ना या फिर उनका लेवल राइज हो जाना। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो बात समझ आई? इतनी सबको आ रही है ना? तो कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइमेट की कंडीशंस को स्टेबलाइज करने का काम भी हमारे फॉरेस्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो ये एक फॉरेस्ट है। देखो इस फॉरेस्ट में बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, यहाँ टाइगर भी रह रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे चूहे भी हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स भी हैं, यहाँ पर स्नेक भी हैं, मंकीज भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब ये तो बड़े बड़े हैं, यहाँ चींटियाँ भी होंगी, यहाँ पर और बहुत तरह के इंसेक्ट्स भी होंगे। तो ये सारे के सबका एक नेचुरल होम है दैट इज़ फॉरेस्ट। इन जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो इनका जो घर है वो डिस्ट्रॉय हम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये तो थे हमारा एक नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट, जिसकी हमने बहुत सारी एडवांटेजेस देखी। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर कटिंग डाउन ट्रीज, राइट? तो इसमें सबसे पहला है ड्रॉट। ठीक है, तो फॉरेस्ट जब कट जाते हैं तो क्या होगा? तो पानी एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? रूट्स, कोई रूट्स ही नहीं है, कोई ट्री नहीं है तो रूट्स नहीं है, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी हवा में भी नहीं जाएगा, वाटर वेपर भी नहीं बनेंगे, क्लाउड्स भी नहीं बनेंगे, तो रेन भी नहीं आएगी। तो रेन नहीं आएंगे तो क्या होगा? सूखा पड़ेगा, ड्रॉट पड़ेगा। ठीक है, सूखा पड़ जाएगा, तो कोई वेजिटेशन नहीं होगी। देखो रेन नहीं होगी तो वेजिटेशन भी नहीं होगी, क्योंकि पौधों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो वो पानी नहीं है। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। अब कहीं पर भी मिट्टी है, अगर उसके ऊपर एक पेड़ है और उस पेड़ ने या फिर कोई प्लांट है, तो अगर एक
प्लांट का कवर है किसी एरिया के ऊपर, तो वहाँ की जो सॉइल है ना दैट इज टाइटली hold so that basically the roots of that plant are they are tightly holding the soil। तो यहाँ पर ना मिट्टी जो है ना वो इरोड नहीं होती है, लेकिन जब हम पेड़ों को काटते हैं तो यहाँ पर सॉइल इरोजन भी बढ़ जाता है। तो आपने हिली एरियाज में, इस बार आपने हिमाचल की काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ पर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आए, वहाँ पर काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, इस बार। तो क्यों हुआ? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए ना पेड़ों को काटा जा रहा है, जो माउंटेन्स हैं उनको काटा जा रहा है, रोड्स बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं, घूमने फिरने की जगहें बनाई जा रही हैं, लेकिन हम इन टर्न क्या कर रहे हैं? हम इन टर्न अपने ही सराउंडिंग्स को डैमेज कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज एनिमल एक्सटिंक्शन। तो अब क्योंकि हमने उनके घर को डिस्ट्रॉय किया है तो यहाँ पर एनिमल्स क्या हो रहे हैं, एनिमल्स भी उनका धीरे धीरे वो भी उनकी स्पीशीज़ भी ख़त्म होती जा रही हैं। तो बहुत सारे हमने एनिमल्स पढ़े हैं जो एंडेंजर्ड हैं या जो थ्रेटन्ड हैं या फिर जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब जिनका नंबर बहुत कम हो चुका है या वो धीरे धीरे करके एक भी मेंबर उस स्पीशीज़ का नहीं बचा है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो पेड़ नहीं हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है और हमारा जो अर्थ है वो पानी से ही कवर होता जा रहा है। द नेक्स्ट वन इज द फ्लैश फ्लड्स। सो अगेन वी डिस्कस्ड फ्लैश फ्लड्स क्यों आ रहे हैं भाई, पेड़ ही नहीं हैं, तो अब सब बहता ही चला जा रहा है, कोई फॉरेस्ट कवर ही नहीं है, कोई रूट्स ही नहीं है सॉइल को होल्ड करने के लिए, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन। अब जो फॉरेस्ट है ना ये एक तरह से हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब एक ऐसा रिसोर्स है कि अगर आप पेड़ उगाओगे ना तो वो उग जाएंगे, आप उनका ध्यान रखोगे तो वो पेड़ जो है वो ग्रो हो जाएंगे और आपको ये सारे बेनिफिट्स देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं, हमें एफॉरेस्टेशन करना होगा। दैट इज वी हैव टू प्लांट मोर and more trees। क्लियर? दो अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस जो फॉरेस्ट एरिया था, जो टोटल फॉरेस्ट एरिया था, ट्री कवर था इंडिया में, दैट वाज अराउंड 80.9 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो मतलब अगर हम अपने कंट्री की ज्योग्राफी की बात करें तो उसके अराउंड हमारा इंडिया में 24.62% जो एरिया है इंडिया का, उसमें से 24.62 दैट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट्स, राइट। अब एनर्जी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए। हमें घरों में चाहिए कुकिंग के लिए, हमें फैक्ट्रीज रन करने के लिए चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, तो हर चीज़ में ना हमें चाहिए एनर्जी। तो दो मेन सोर्सेज है एनर्जी के, वन इज कोल एंड द सेकेंड वन इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम सबको पता है भाई, बिना पेट्रोल डीजल के क्या नहीं होगा, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, एरोप्लेन नहीं उड़ेंगे, ठीक है। तो एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, लेकिन ये जो रिजर्व है ना ये अंडरग्राउंड है। ये आपने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज सुनी होंगी जिनकी पूरी इकोनॉमी इन्हीं रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ना ये अंडरग्राउंड हैं, और ये कैसे बनते हैं, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मतलब जब बहुत सारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स इकट्ठे होते हैं तो धीरे 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 करके इनसे हमें ये एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन ये अंडरग्राउंड है और क्योंकि हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत फास्ट डिप्लीट हो रहे हैं। सो द करंट रेट ऑफ कंजप्शन इज स्टिल राइजिंग। तो इवन दो हम इनको यूज़ कर रहे हैं, मतलब इवन दो अभी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन जिस पेस पे हम इनको यूज़ कर रहे हैं ना वो बढ़ता ही जा रहा है। तो देखो आज अगर आप अपने घर के बाहर निकल के देखो तो ऑलमोस्ट हर घर में एक स्कूटर तो होगा ही, ठीक है। तो हर किसी के पास एक मिनिमल एक गाड़ी तो है, स्कूटर तो है एटलीस्ट, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है भाई, इसके लिए ये फ्यूल लग रहा है, ये एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है। सो नाउ द रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम मे गेट एग्जॉस्टेड विद इन नेक्स्ट 150 ईयर्स। तो जिस रैपिड स्पीड पर हम यूज़ कर रहे हैं, सो मैंने आपको एक पिक्चर बताई थी
जहाँ पर मैंने ये बताया था कि अगर आप गुड़गांव दिल्ली का जो कनेक्टिविटी वाला जो हाईवे है ना उसको देखो तो पीक ट्रैफिक आवर्स में 6 से 8 बजे 9 बजे तक वाला टाइम देखो ना, सो दैट हाईवे इज़ फुल ऑफ कार्स, मतलब इतनी सारी कार्स एक टाइम पे 1000 से भी ज़्यादा होती होंगी वहाँ पर। तो दैट इज़ फुल ऑफ, और सबके इंजन्स ऑन होते हैं क्योंकि सबको एसी लगाना होता है, और वहाँ पॉल्यूशन इतना है कि अगर एसी ना भी लगाना हो तो भी आप विंडोज़ नहीं खोलना चाहेंगे, कार के विंडोज़ डाउन नहीं करना चाहेंगे, राइट। सो वी आर यूजिंग देम एक्सेसिवली। तो अगले 150 ईयर्स में हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं रहने वाले हैं, तो सोच लो कैसे सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट इज वंस फिनिश दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो इनका बनना इतना आसान नहीं है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत एनिमल्स और प्लांट्स को अपनी जान गंवा के बनाने पड़ते हैं, ठीक है। सो जैसे हम यूज़ कर रहे हैं वी आर गोइंग टू लूज देम वेरी सून। द नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जो सोर्सेज होते हैं ना एनर्जी के, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कन्वेंशनल सोर्सेज एंड द अनदर वन इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको पहले रीड आउट करके दिखाऊं, सो दे आर कोल एंड पेट्रोलियम। मतलब ये ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास हैं, लिमिटेड हैं और वो एग्जॉस्टेबल हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, राइट। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जो हमारे पास अनलिमिटेड हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं और वो इनएग्जॉस्टेबल हैं। मतलब अगर हम उनको यूज़ करते भी रहें, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी यूज़ करें तो भी वो इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। जैसे सन एनर्जी है, तो सन की एनर्जी को कैप्चर करो और उसको यूज़ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन सन की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देन विंड एनर्जी है, ये जो हवा चलती है। देन न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। सो ऑल दीज एनर्जी रिसोर्सेज दे आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, क्लियर। एंड देन नेक्स्ट वन इज, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कौन से एनर्जी रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, जल्दी से बताओ, कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। तो बिल्कुल वही करेंगे ना जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो दे आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ द मिनरल रिसोर्सेज, अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज चाहिए और उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो आज अगर आप अपने पास देखो तो कितनी सारी गाड़ियाँ, एक बार कितना ट्रैफिक जाम आप देखते हो। एरोप्लेन जो पहले बहुत कम चलते थे, अब हर सेकंड में, अगर आपको मान लो आपको जाना है दिल्ली से हैदराबाद, आपको इतनी सारी फ़्लाइट्स मिलेंगी ना, और जब आप उस फ्लाइट में बैठोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो फ्लाइट में सिर्फ आप ही बैठे होंगे, उसमें बहुत सारे और भी लोग होंगे। हर बार फ्लाइट ऑलमोस्ट भरी हुई जाएगी, राइट। तो हमें उतने ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स चाहिए। सो ऑल यूटिलाइज मिनरल्स, जिसमें आयरन है, कॉपर है, तो हर एक के लिए ना हमें क्या चाहिए, हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ मिनरल्स चाहिए, जैसे आयरन और कॉपर, राइट। सो मिनरल्स दे आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत जल्दी रीन्यू नहीं होते हैं, राइट, एंड दे कैन नेवर बी रिप्लेस्ड, और हम इनको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके, द नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, और ये जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये जो अर्बनाइजेशन है, ठीक है, हम अपने आसपास मेट्रो सिटीज़, मेट्रोज़ हैं, मॉल्स हैं, गाड़ियां हैं, हर चीज़ अपने आसपास देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, तो पहली चीज़ इससे जो हो रही है, हमारा अर्थ का फेस जो है वो बदलता जा रहा है। दूसरी, राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो जो हमारे आसपास जो लोग हैं ना, उनका, हम इंक्लूडिंग हमारे आसपास, तो हम सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ग्रो हो रहा है। देन नीड टू चेक द एक्सप्लॉइटेबिलिटी ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारे पास चीज़ों का एक्सेस है, राइट, हमारे पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे एडवांसमेंट हैं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आज अगर मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ, मैं तो अपनी जगह पर हूँ, ठीक है, लेकिन आप अपने घर पर बैठ के आराम से पढ़ रहे हो। सो दैट इज़ ऑल दिस, वी आर रेजिंग द स्टैंडर्ड्स, वी आर रेजिंग आवर लिविंग स्टैंडर्ड्स, वी आर रेजिंग द वे वी आर लिविंग, राइट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर ना जो अपने रिसोर्सेज हैं
उनका किस तरह उनको बचा के रखना है, उनको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सब पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले है चेंज इन द फेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, देखो बहुत ज़्यादा घर देखने को मिलेंगे, मार्केट्स देखने को मिलेंगी, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे। इवन जो ओपन लैंड है ना, उसमें भी आपको इंक्रोचमेंट्स देखने को मिलेंगी। देन जितना भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो धीरे 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 डिग्रेड होता जा रहा है। द नेक्स्ट इज मोर एंड मोर स्ट्रीट्स, रोड्स, हाईवेज, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो हर छोटी छोटी जगह पर भी, तो बहुत सारी ऐसे हिली एरियाज होते थे जहाँ पर ना पहले बहुत कम एयरपोर्ट्स होते थे, लेकिन अब आप वहाँ पर जाओ ना तो वहाँ पर एयरपोर्ट की भी बेटर कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो यहाँ पर रोड्स, पहले गाँव तक लोग पैदल जाते थे क्योंकि रोड्स नहीं थे, लेकिन अब हर छोटे से छोटे गांव को रोड से कनेक्ट किया गया है। सो दिस इज हाउ द अर्थ फेस इज चेंजिंग। सो दिस इज फॉर गुड ओनली, राइट। यहाँ तक सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, हम सबको ये चाहिए। मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज इंस्टॉलेशन इज देयर, गोडाउन्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, सो एवरीथिंग दैट इज गोइंग इज गुड। तो अब यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स भी रेज हो रहे हैं। कैसे? अपने आसपास देखो, अपना घर देखो। तो पहले अगर आप अपने से ग्रैंड पेरेंट्स का घर देखोगे ना, तो वहाँ पर इतनी एडवांस चीज़ें आपको शायद पहले नहीं देखने को मिलती होंगी। जैसे टीवी नहीं होता होगा, या फ़ोन नहीं होता होगा, या बेसिक प्लेट्स में खाना खाते होंगे। या तो आज अगर आप देखो ना, तो आपके जो घर में जो आपकी प्लेट्स है, डिशेस हैं, वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके घरों में, चलो वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी तो आजकल मिलते हैं, डिश वॉशर वाले भी होंगे। सो दिस इज हाउ मोर एंड मोर हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स वी आर एडिंग, राइट। देन ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्लोजेट देखो। पहले तो क्या था कि एक छोटा सा सूटकेस हुआ करता था हमारे दादा दादी के टाइम पर, उसमें 2 सूट होते थे, एक खोला दूसरा पहना, दूसरा खोला दूसरा पहना। ठीक है, तो एक धोया दूसरा पहना, दूसरा धोया पहला पहन लिया, राइट। लेकिन अब हमारे प्रॉपर क्लोजेट होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं और बहुत सारी एक्सेसरीज, जूता, हील्स, गर्ल्स में हील्स, वाइट, रेड, पिंक, ब्लैक, ग्रीन, देन नियॉन, देन there are lots and lots of colors, like Rani pink, pink, baby pink. So we have so many accessories also, right? So ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है यहाँ से। देन हमारे पास, सबके पास पर्सनल, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि अपने घर के बाहर देखोगे ना, तो हर जगह आपको ना कोई गाड़ी दिखाई देगी। एटलीस्ट स्कूटर तो सबके घर में होगा, नहीं तो एक साइकिल तो होगी ही, राइट। तो वैसे ही हमारे जो पर्सनल कन्वेंस है ना, वो भी हमने काफ़ी सारे अपने लिविंग स्टैंडर्ड में डाल लिए हैं। तो हमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया है। देन वी नीड टू चेक द एक्सप्लॉइटिविटी ऑफ द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, बट हमें ये ज़रूर देखना है कि जब हम रिसोर्सेज, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, रिसोर्सेज से आ रहा है, तो हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं पर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये एक तरह की डेवलपमेंट है जिसमें हम आज की नीड्स तो फुलफिल कर रहे हैं अपनी, लेकिन हम अपने फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब जैसे आप हो, ठीक है, कल को आप भी शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे, आपके फिर उसके बाद आपके बच्चों के बच्चे होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी नीड्स तो फुलफिल करो, पर कल को ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के लिए कोई रिसोर्स ख़त्म हो जाए, या फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कोई रिसोर्स खत्म हो जाए। सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन to meet their own needs, right? So that is sustainable development. Clear? Now achieving the sustainable development कैसे करेंगे? अब बता तो दिया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, लेकिन करना क्या है। तो पॉपुलेशन, जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ठीक है, रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई
करना क्या है। तो यहाँ पर भी पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है वो देखते हैं। सो द रिडक्शन ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम कोल पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं उस पे हमें एक रोक लगानी पड़ेगी कि इस लेवल के आगे हम नहीं जाएंगे, जो लोग नहीं लगाते हैं, राइट। नाउ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग ऑफ रिसोर्सेज, तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम रिसाइकल करेंगे या रीयूज करेंगे। अब जैसे एक प्लास्टिक बॉटल का बहुत ज़्यादा चला था, प्लास्टिक बॉटल तो नहीं बोलूँगी बट प्लास्टिक्स का, कि हम उनको फेंक देते हैं। अब क्योंकि प्लास्टिक है तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है वो एज अ वेस्ट हमारी लैंड को धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू कर देता है, हमारी लैंड की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म होने लगती है, और बाय चांस कोई एनिमल खा जाता है तो वो एनिमल भी मर जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं हम उनको रिसाइकल करें या फिर हम उनको रीयूज़ करें। जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर का भी हम कोई यूज़ ढूंढ सकते हैं। हमारे पास जो पुरानी नोटबुक्स होती हैं, तो जैसे क्लास 9 में कोई नोटबुक यूज़ की होगी आपने जो अब रह गई होगी, तो अब उसको 10th में आ गए हो तो वी कैन एक्चुअली रीयूज़ दोज पेपर्स जो बचे हैं। कल को कोई प्रोजेक्ट आता है बनाने को, सो यूज़ दैट पेपर इफ़ यू नीड पेपर, तो वही पेपर को यूज़ करके यू कैन एक्चुअली हेल्प एनवायरमेंट, right? So this is how to achieve the sustainable development. अब इसमें आता है more and more use of renewable resources, मतलब ऐसे resources जो renew हो सकते हैं, जिसमें आता है solar energy, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, फिर wind energy को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। Clear? Okay, the next one is a question, what do you mean by 3 R's in context of sustainable development? तो 3 R's का मतलब क्या है? देखो 3 बार R लिख देते हैं पहले, तो क्या क्या मतलब है। फर्स्ट इज रिड्यूस, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वो जो एक्सेसिव यूज है ना उसको कम करो, दैट इज रिड्यूस। देन वी स्पोक अबाउट रीयूजिंग द थिंग्स, ठीक है। देन वी स्पोक अबाउट रिसाइकलिंग द थिंग्स। Clear? So these are the 3 R's. So we have to reduce, we have to work in such a way कि हमें natural resources पर extra pressure नहीं डालना है। Okay? Okay, now coming on to the decreasing population growth. अब देखो ये जो population का जो growth rate है ना, इससे natural resources पर काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। कैसे? जब पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर जो बर्डन है ना वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पॉपुलेशन कम होगी तो फॉरेस्ट काटने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, जितना लैंड एरिया है हम उसी में एडजस्ट हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। लैंड भी होगी एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट भी हैं, मार्केट्स भी हैं, रोड्स भी हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज पर जो बर्डन है वो कम होगा। दूसरा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेटर हो जाएंगी। आज भी अगर आप इंडिया में देखो ना तो बहुत ज़्यादा आता है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं ना उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं। सब लोगों को कोविड टाइम पर स्पेशली आया था कि बेड्स नहीं मिल रहे थे, इतने ज़्यादा लोग थे जो बीमार पड़ रहे थे, बेड्स ही नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें अपने हेल्थ केयर को बेटर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करना पड़ेगा, ताकि जितने लोग हम हैं ना एटलीस्ट हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। द नेक्स्ट वन इज़ बेटर एजुकेशन। अगर हमें अपनी एजुकेशन को बेटर बनाना है तो हमें चाहिए कि कम ही बच्चे हों और से 20:1 का रेशो, कि 20 kids and 1 teacher, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, ताकि हर एक बच्चे को यूनिफॉर्म अच्छी मिले पहनने को, बुक्स अच्छे से मिले, बैठने को जगह मिले, मिड डे मील अच्छे से मिले, खाना पीना सब कुछ अच्छे से मिले, कपड़े अच्छे से मिले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा और फिर अच्छी एक जॉब करेगा, ठीक है। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। Now, there are certain terms, statistical terms that we need to understand. First is demography. तो demography क्या है? तो demos का मतलब होता है, so this word demo. So demo means people. क्या है? Demo means people and graphy is basically the measurement.
ठीक है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की विद रेफरेंस टू साइज, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों की स्टडी कर रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में, कि क्या साइज है, क्या डेंसिटी है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी मतलब कि हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं ना, और इस एरिया में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेते हैं, ठीक है, ये एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। अब हम देखेंगे कि एक गिवन टाइम में इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, सो दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी के फिगर्स हैं ना, दे आर क्वाइट एक्साइटिंग। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो एक स्क्वायर किलोमीटर में 392 लोग रहते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम जापान की बात करें तो जापान में 348 लोग रहते हैं। वहीं पर नीदरलैंड में आ जाएं तो इट इज़ 407। सो दिस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। नीदरलैंड इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट यूएस, सो इट इज़ 33 पर्सन पर किलोमीटर। सो लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, कितना ज़्यादा डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। तो हमें पॉपुलेशन को कम करना है ताकि लोगों को रहने का स्पेस ज़्यादा मिले, ठीक है, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, एजुकेशन अच्छी हो, उनको खाने के लिए अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा हो, राइट। सो दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ देर इज बर्थ रेट। तो बर्थ रेट को हम नेटैलिटी भी बुलाते हैं। सो नेटैलिटी है क्या, या बर्थ रेट। सो इट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। तो एक साल में पर 1000 पे कितने लोग पैदा हुए, सो दैट इज बर्थ रेट। देन डेथ रेट और द मोर्टैलिटी, सो द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेथ्स कैलकुलेट करते हैं पर 1000 पर्सन पे, ठीक है, एक साल में। नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये जो ग्रोथ रेट होता है ना, इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। तो ये हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताता है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1901 में जो बर्थ टू डेथ रेशो था, मतलब जो बर्थ रेशो टू डेथ रेशो था, दैट वाज 46:44, ठीक है। ये था हमारा 1901 में, ठीक है। अब अगर हम आज की बात करें तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन का इंडिया में इन 2006, इट वाज 2.07%, ठीक है। और आज हम कितने हैं, वी आर अराउंड 1.42 बिलियन पीपल इन इंडिया, ओके। सो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर। इन टर्म्स को बस समझ के इनकी डेफिनेशंस याद रख लेना, दैट्स इट, ओके। नाउ द नीड फॉर अडॉप्टिंग द कंट्रोल मेजर्स। भाई अब हमें ज़रूरत क्या है, तो जल्दी से बताओ क्या ज़रूरत है कंट्रोल करने की। पॉपुलेशन को बढ़ती है, बढ़ने दो, क्या होगा, नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों, बिकॉज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो पर कैपिटा इनकम नीचे आती जा रही है, देन नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज होते जा रहे हैं, जनरल हेल्थ जो है वो भी कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जगह कम हो रही है, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जनरल हेल्थ कम हो रही है। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो गेटिंग डाउन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री में है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और ये जो पॉपुलेशन है इनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिलती हैं, तो इनका लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या ही होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें चाहिए कि कुछ बेटर मेथड्स हों, कंट्रोल मेजर्स हों पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के। तो पॉपुलेशन एजुकेशन एंड कंट्रोल, तो जो प्रॉब्लम्स हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वो हमारे हर कॉर्नर तक पहुंचे, मतलब हर छोटे छोटे गांव तक, हर एक इंसान तक ये बात पहुंचनी चाहिए और अच्छे से उनको समझ आनी चाहिए कि पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होता है। तो पॉपुलेशन के लिए एजुकेट करना लोगों को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अवेयरनेस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिलीज, तो छोटी छोटी फैमिलीज़ के फ़ायदे क्या हैं वो पता होना चाहिए। चलो आप बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या क्या फ़ायदे हैं।
सोचो, कम लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छा खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेंगे, फिर ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अगर ओकेजनली कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम एक बेटर हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ the advantage of a small family. Then orthodox view of having at least one son to be modified by education. तो लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि भाई तुम्हारी फैमिली सिर्फ तुम्हारा लड़का ही नहीं, तुम्हारी बेटी भी चला सकती है, तो बेटा होना बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक बेटा तो भाई चाहिए ही चाहिए। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट इज मैरिजेबल एज शुड बी हाई। तो जो मैरिज की एज है ना वो थोड़ी बढ़ानी चाहिए। जैसे इंडिया में है 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज, सो दैट इज फाइन, ठीक है। सो द मैरिजेबल एज शुड बी हाई। देन मैरिड कपल शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड। जो मैरिड कपल्स हैं ना, दे शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड हाउ टू प्लान देयर फैमिलीज, और कुछ मेथड्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, टू अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल कैसे करना है वो भी मैरिड कपल्स को प्रॉपरली एजुकेट होने चाहिए वो, ठीक है। देन अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेथड्स, तो वही हमने अभी बात की, ठीक है। तो अब आते हैं फैमिली वेलफेयर पे। तो ये जो फैमिली वेलफेयर है ना, उसके लिए ये जो इन्वर्टेड सा ट्रायंगल है ना, ये एक बहुत ही पॉपुलर साइन है। तो अब आज के बाद आप कहीं जाते हो, जैसे किसी हॉस्पिटल में जाते हो या किसी ऑफिस में जाते हो, और अगर ये इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल होता है, सो दिस मीन्स कि वहाँ पर उस ऑफिस में आपको फैमिली प्लानिंग की एडवाइसेस अवेलेबल होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डू नॉट नीड टू चार्ज एनीथिंग, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स दैट कम्स इन वे व्हेन अ कपल इज ट्राइंग टू हैव अ किड। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बेबी कंसीव नहीं होता है, या बेबी कंसीव होता है लेकिन वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाता, ठीक है, मिसकैरेजेस होते हैं। सो दिस इज अ सिंबल फॉर फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, ठीक है। तो अगली बार कभी हॉस्पिटल वगैरह जाओगे तो देखना ये होगा, और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस होगी, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर। ओके, नाउ द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या क्या हैं? तो बेसिकली हमारे पास हैं 4 मेथड्स। फर्स्ट है हार्मोनल मेथड, जिसमें पिल्स ली जाती हैं, हार्मोन्स, मतलब कुछ मेडिसिन टेबलेट्स खाई जाती हैं, और वो टेबलेट्स हार्मोन्स, उनमें हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। नाउ बैरियर मेथड्स, देन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस दैट इज आईयूडीज, एंड सर्जिकल मेथड्स। तो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हैं हार्मोनल मेथड्स। तो हार्मोनल मेथड्स में कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और टेबलेट्स दी जाती हैं जो विच आर लोडेड विद हार्मोन्स, और इनसे जब ये खाते हैं तो इनसे किसी भी तरह से, जैसे जब ये फीमेल्स लेती हैं, सो इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। तो ओवरी है, ओवरी एग तो बनाएगी लेकिन ये एग जो है वो रिलीज नहीं होगा, तो बेसिकली यहाँ पर ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है। सो दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो आपको हर एक मेथड का पता होना चाहिए कि वो कैसे प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज। सेकेंड इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में 2 मेथड्स काफ़ी कॉमन है, ठीक है, 2 से भी 3। तो फर्स्ट इज कॉन्डोम्स, ठीक है। सो इसमें बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज निरोध, राइट। सो इट इज़ यूज्ड बाय मेन एंड इट इज़ मेड ऑफ लेटेक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज वॉर्न ओवर द मेल पेनिस, और वहाँ पर पहनने से क्या होता है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन द स्पर्म्स दे आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स द स्पर्म डेपोजिशन इन वेजाइना। द नेक्स्ट वन इज डायाफ्राम्स। तो डायाफ्राम्स एक राउंड लेटेक्स कैप होती हैं, ठीक है, कुछ कॉइल्ड स्प्रिंग जैसा होता है, जो यहाँ पर यूट्रस के माउथ में, वेजाइना से यूट्रस के माउथ पे ये फिट किया जाता है, और इससे प्रिवेंट किया जाता है स्पर्म की एंट्री फ्रॉम वेजाइना इनटू द यूट्रस, ठीक है। Let us now talk about the intrauterine devices, जिन्हें हम IUDs भी बुलाते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि इम्प्लांटेशन ना हो सके। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिपी लूप्स या कॉपर टी। तो कॉपर टी कुछ ऐसा दिखाई देता है, एक टी सा स्ट्रक्चर होता है जो यूट्रस के अंदर फिट होता है। तो इसका काम ये है, इसका काम फर्टिलाइजेशन को रोकना नहीं है, बट इसका काम है
प्रिवेंट करना इम्प्लांटेशन को। क्या है इम्प्लांटेशन? सो दैट इज अटैचमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो टू द यूट्रस वॉल। तो जो यूट्रस वॉल के साथ अटैच होके फिर एक एम्ब्रायो ग्रो करता है, तो इस अटैचमेंट को ही रोक देना इज द फंक्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। सो नेक्स्ट कम्स इज द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्जरी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फीमेल्स के केस में एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसे बोला जाता है ट्यूबेक्टॉमी। तो एक ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर होता है फीमेल्स में, जल्दी से बताओ कौन सा होता है? सो दैट इज द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। कौन सा होता है? फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में कट करके उनको, जो ट्यूब्स हैं उनको कट करके सील कर दिया जाता है, ठीक है। और वैसेक्टॉमी में क्या आता है? वैसेक्टॉमी, देयर इज अ structure in the male reproductive system which starts with vas. So what is that? So that is vas differencer, right? तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये भी अगेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इस ट्यूब को कट करके ज्वाइन कर दिया जाता है और इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते हैं, right? So I hope this is clear. So let us now see the tubectomy and vasectomy in detail with the pictures. Let us understand them with the pictures. Tubectomy, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, कौन सा था वो? सो दैट वाज फेलोपियन ट्यूब। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो दोनों तरफ हैं, विच आर अटैच्ड टू द ओवरी, सो फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा कि फेलोपियन ट्यूब में ऐसे दोनों तरफ कट किया जाता है और कट करके इसको कुछ ऐसे टाई कर दिया जाता है। उससे क्या होगा कि अब जब एग यहाँ से रिलीज भी होगा या स्पर्म्स यहाँ तक आ भी जाएंगे, बट बोथ द गैमेट्स विल नॉट बी एबल टू मीट ईच अदर, और उससे क्या होगा? उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन इज द वासेक्टॉमी दैट हैपन्स इन मेल्स। तो मेल्स में ये वास डिफरेंसर है या फिर जिसे हम स्पर्म डक्ट भी हमने पढ़ा था इसका नाम। तो यहाँ पर स्क्रोटम को कट करके इन दोनों साइड पर जाके दोनों ही स्पर्म डक्ट्स को कट करके सील कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है, और उससे क्या होता है कि जब भी स्पर्म की प्रोडक्शन होगी तो वो दे विल नॉट मूव अप दिस ट्रैक, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट ईजियर, क्विकर एंड सेफर मेथड, राइट? तो दिस हैपन्स इन मेल्स, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल्स एंड वैसेक्टॉमी इन मेल्स। सो वैस डिफरेंसर, सो वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ऐसे याद रखना, दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ कम्स induced abortion or MTP. What is this MTP? MTP is medical termination of pregnancy, ठीक है। तो अब वो कपल जिनको बच्चा नहीं चाहिए, या फिर मान लो कि एक फीमेल ने कंसीव कर लिया है एंड ड्यूरिंग वेरियस टेस्ट ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी कुछ ऐसा होता है कि कोई जेनेटिक डिजीज़ है उस बच्चे को, या फिर कुछ ऐसा है कि एक the mother does not want the child. So in all those cases induced abortion कराया जाता है। मतलब this pregnancy can be terminated medically, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन और द मेडिकल प्रेगनेंसी, राइट? तो इसमें अगर इफ मदर डज नॉट वांट द चाइल्ड, सो देर इज नो कंसेंट नीडेड फ्रॉम द फादर, ओनली मदर कैन टेक दैट डिसीजन, ठीक है। और ये किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ये एक तरह से एक फाइनल स्टेप है जो एक फीमेल ले सकती है, एक मदर ले सकती है, राइट? सो इट इज़ परफॉर्म्ड अंडर द ट्रेन डॉक्टर्स। तो बहुत सारे आपने सुना होगा कि कई बार फीमेल्स अबॉर्ट मतलब एक मदर अबॉर्ट कराते टाइम उसकी भी डेथ होगी। दिस हैपन्स व्हेन द डॉक्टर इज नॉट ट्रेन्ड, सो दिस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड अंडर अ ट्रेन्ड डॉक्टर, ठीक है। लीगली इट इज़ परमिटेड ओनली विद इन द 5 months ऑफ प्रेगनेंसी। तो लीगली MTPs आर परमिटेड, बट सिर्फ
पहले 5 महीने तक प्रेगनेंसी के, क्योंकि उसके बाद एक फीमेल के ऊपर जो मदर होती है उसकी लाइफ के ऊपर भी रिस्क आ जाता है अगर इंड्यूस्ड अबॉर्शन होगा या मेडिकली वो हम MTP कराते हैं, मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराते हैं, right? So I hope this is clear. Now comes a question before we conclude the session. So name 2 surgical techniques that can be used to prevent pregnancy. कोई भी 2 surgical techniques बताओ। देखो हमने 2 ही पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी हैं? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, and the second one was वैसेक्टोमी, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी, तो हमने ट्यूब वाला स्ट्रक्चर किस में पढ़ा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल में? हमने पढ़ा है फीमेल में, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर हम फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, दोनों को, ठीक है, देन और फिर लाइगेट करते हैं। देन वैसेक्टोमी, तो ये कहाँ पर पढ़ा है? वैस डिफरेंसर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही ट्यूब्स को कट करके लाइगेट किया जाता है। क्लियर? सो दीज वर द 2 सर्जिकल टेक्निक्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर पॉपुलेशन। तो आई होप पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है और क्या हमें करना चाहिए, ये आपको सब क्लियर है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com. So I will meet you in the next session. Till then you all take care and as you all know, learnerhub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।